हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। 2024 वाले जितने बच्चे हैं भाई साहब वो क्लास के अब ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छे से आपको मैं पूरा क्लास 12 हिंदी खत्म करूंगा। हर एक सब्जेक्ट आपके यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे खत्म होगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। क्लास 12 की हिंदी का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो कि आपसे छूटने वाला है। वो चाहे आपका बहुविकल्पी 10 नंबर की बात करें, या फिर आपका गद्यांश पद्यांश 20 नंबर की बात करें, या फिर आपकी कहानी से हो, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट हो, भाई साहब बहादुर भी आ जाएंगे तब भी कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। या फिर 100 पठित खंड काव्य से हो, इधर तो पूरा आपका 50 नंबर का बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। उधर अगर हम बात करें संस्कृत में, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का क्लियर करवा देंगे। फिर आपका रस छंद अलंकार छंद विच्छेद सारे खत्म करवा देंगे। निबंध लेखन एक एक करके मैं पूरा पढ़ा दूंगा। पत्र लेखन भाई साहब अभी से हम पूरी तैयारी कर लेंगे। हर एक वीडियो आपको मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है। मैंने क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट अपलोड हो गया है, उसका पीडीएफ। और हाँ यार, जितने भी ये पीडीएफ पाएंगे ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा पीडीएफ आप जाके यार टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन कीजिए और अपने नोट्स को वहां से क्या करिए, डाउनलोड कीजिए। कोई दिक्कत आए कहीं से भी अगर आपको परेशानी हो रही है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। और हाँ, एक चीज और, जो बैच लेकर आए हैं और टारगेट बोर्ड परीक्षा बैच है भाई साहब, जाइए ज्वाइन कीजिए यार। 400-500 में पूरी साल की तैयारी करवा दूंगा। पीडीएफ प्रीवियस ईयर 7 सालों का पेपर सेट प्रोवाइड करेंगे विथ सोल्यूशन, परेशान मत होइए। और यूट्यूब पे मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और ये है राष्ट्र का स्वरूप, जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है ना, गद्यांश का चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। हम लोग फोटो भी देखेंगे, इनका जीवन परिचय भी देखेंगे, जन्म मृत्यु कब हुआ था, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सब देखने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी गद्यांश महत्वपूर्ण यहां से बनेंगे, सारा इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। तो आज जो है हम लोग राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं। डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं ये भाई साहब, मिल लीजिए डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल से अपने, इन्होंने ही राष्ट्र के स्वरूप को लिखा था, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो भाई साहब इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि जब आप इनका जीवन परिचय भी लिखेंगे तो जन्म स्थान, प्रमुख रचनाएं, साहित्य में स्थान, हर चीज आना जरूरी है, इसलिए मैं पूरा ब्यौरा लेकर आया हूं। इनका जन्म स्थान क्या है भाई साहब, इनका जन्म मेरठ में हुआ था। मेरठ कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। इनकी उपाधि, यानी कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, तो इन्होंने पीएचडी भी किया था और डी लिट की उपाधि से भी सम्मानित किए गए थे। इनकी भाषा क्या थी भाई साहब, ये विषय अनुकूलन थे। जिस विषय के बारे में बात करें उसी विषय के बारे में बात करते थे। भाषा इनकी विषय अनुकूलन थी, यानी कि हिंदी में हिंदी भाषा, संस्कृत में संस्कृत भाषा, इंग्लिश में इंग्लिश भाषा, ठीक है ना। प्रौढ़ और पारिमार्जित खड़ी बोली भाषा थी। इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, तो याद कर लीजिए सबसे मेजर रचनाएं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फोन साइलेंट कर दूं, नहीं तो आपका इसमें डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं जानता हूं, इसके लिए माफी चाहेंगे। हम यहाँ पे तो फोन साइलेंट है, यहाँ पे मैंने फोन साइलेंट कर दिया। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी भाई साहब, पृथ्वी पुत्र है सबसे पहले याद कर लीजिए, दूसरी भारत की एकता, तीसरी कल्पवृक्ष, चौथी माता भूमि, और पांचवी जो है वागंधारा इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई साहब, तो वासुदेव सड़ग्रवाल जी का ना जो मृत्यु हुआ था वो याद कर लीजिए 7 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म याद कर लिए 7 अगस्त 1904 ईस्वी, 7 अगस्त 1904 ईस्वी, मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्य में स्थान, यानी कि ये किस से भाई साहब प्रचलित थे, अगर बात करें ना तो ये एक निबंधकार थे, टीकाकार थे, और साहित्य में ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में क्या थे, इनकी ख्याति प्राप्त थी। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को भाई साहब अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो मैं यहाँ पे बताया हूँ फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। जन्म इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था वासुदेव सड़ग्रवाल का। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में। इनका जीवन परिचय भी अपलोड कर देंगे, परेशान मत होइए।
उपाधि क्या थी, तो पीएचडी डी लिट की उपाधि इनको दी गई थी। भाषा विषयानुकूलन थी, प्रौढ़ और पारिमार्जित खड़ी बोली थी इनकी। शैली कौन सी थी, तो विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि और वागन धारा इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल जी हैं। भाई साहब इनसे आप परिचित हो गए और इनको हम लोगों ने देखिए ये पॉइंट के माध्यम से पूरा पूरा क्या कर लिया, पढ़ भी लिया। ठीक है ना, मान लीजिए अगर एग्जामिनर चाचा यहां से दे दिए क्वेश्चन तो भाई साहब बोर्ड में छाप दीजिएगा कि हाँ यही है और यही इसका क्या है, मेन इसका आंसर है। इतना आप छाप देंगे नहीं इतना। चलिए अब देखिए राष्ट्र के स्वरूप में इतने ही पढ़ना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से भाई साहब ना गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न को आपको 2 अंक निर्धारित है भाई साहब, 2 नंबर का है। हर एक प्रश्न आपको 2 नंबर का है, 2 नंबर आपका रहेगा। अगर एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 5 कर देंगे तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार कुल 10 अंकों का प्रश्न गद्यांश से पूछा जाएगा। और कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, कुल बात करें तो 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंकों का, 10 अंकों का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसका पीडीएफ आप लोग याद कर लीजिए, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाइए फटाफट एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से इसका पीडीएफ आप लोग पूरा पूरा क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कोई समस्या नहीं होगी, परेशान मत होइएगा आप लोग, पूरा पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करें। तो यहां से सबसे पहला जो आपका जो बना था, क्या बना था भाई साहब, गद्यांश बना था। वो क्या बना था आप देख लीजिए, ये बना था यहाँ पे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है, तो देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। क्या भाई साहब, अनंत काल से है। तो जो पृथ्वी है अनंत काल से है और पृथ्वी का निर्माण जो है वो देवों ने किया है। ठीक है ना, पृथ्वी का निर्माण किसने किया है, तो पृथ्वी का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। ये तो हो गया आपका गद्यांश। अब कहेंगे गुरुदेव ये जो गद्यांश है इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे, हमारा तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। अरे यार बिल्कुल दिमाग मत खराब करो, मैं बता रहा हूँ ट्रिक ना, मैं अप्रोच आपको बता रहे हैं। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच निकालिए, नोट कर लीजिए। बिना पेपर और पेन, बिना इसको पढ़े हुए आप लोग छाप क्या होगे गद्यांश। देखिएगा कैसे, सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रश्न ये दिया गया भाई साहब, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल है, याद कर लीजिए, फी आपको फोटो सहित दिखा दिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल है। कहीं पर यदि आप राष्ट्र शब्द पा रहे हैं, कौन सा शब्द पा रहे हैं, राष्ट्र शब्द, यदि राष्ट्र शब्द कहीं पे दिखाई दो तो समझ लीजिए कि इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीयता दिखी, यहाँ पे राष्ट्रीयता दिखी और कहाँ पे है, यहाँ पर भी राष्ट्रीयता दिखी। तो जब आपको राष्ट्रीयता दिख रही तो समझ लीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव अग्रवाल जी। बस काम खत्म, इतना आपको देखना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिख देंगे तो आपको बना के सीधा लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं।
वासुदेव सरग्रवाल जी हैं। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सरग्रवाल जी हैं। नोट कर लीजिए, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा, ठीक है ना, इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा, 100% पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, क्या पूछा गया है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? रटना नहीं है, रटना नहीं है, ऊपर दिए गए गद्यांश में ही आपको ढूंढना है। चलिए, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। इसका जो राइट आंसर देखिएगा भाई साहब, देख लो यार, लाडलो किधर है, किधर है, बिल्कुल छाप के आना है बोर्ड में, छोड़ना नहीं यार। हमें हिंदी का एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, हिंदी का प्रश्न आपको एक भी छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है उसके भौतिक, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो पहले का यही राइट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए, पहले का यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे यही आंसर लिखा गया है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। तो क्या मैं इसका क्वेश्चन का आंसर अलग से लेकर आया क्या? बिल्कुल भी नहीं, जी भी नहीं, यहीं पर ही था। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर यहीं पे है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ढूंढ के लिखना है, बाकी आपको परेशानी नहीं होनी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे ना तो उसी में इसका आंसर मिलेगा। तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो अब जहां पर निर्मूल शब्द मिले तो समझ लीजिए वही इसका आंसर है, और इन सब का आंसर केवल एक लाइन में देना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे 10 पेज छाप के चले आए। है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 10 पेज का है छापेंगे यार, केवल आप लोग जितने शब्द में क्वेश्चन पूछा गया उतने ही शब्द में आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका दूसरे का यही राइट आंसर है, तीसरे का यही राइट आंसर है। देख लीजिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। अब बताइए, क्या मैंने इसका आंसर बाहर से लेकर आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी में सारा आंसर छिपा है, बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ मेहनत करने की जरूरत है और आपको कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखिए, वही तो यहाँ पे है ना, क्या लिखा गया है? लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है? निर्मूल होती है। क्या होती है? निर्मूल होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? मैं पहले आपको एक बार पूरा ढूंढना बता दे रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? अब जहां पे सच्चे अर्थ होंगे वही समझ लीजिए इसका आंसर है। तो देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए, ये चौथे का आंसर यही है चौथे का आंसर। छाप लो भाई, छाप लो आंसर, इसका सही आंसर यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आपको परेशानी हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं हुई, जी सर बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, छाप लो, लाल लो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सारे क्वेश्चन हो गए ना, आराम से हो गए ना। क्या आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। क्या आपको बाहर से याद करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं सर। सर आपका ट्रिक बहुत प्यारा है, अच्छा लगे तो यार कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें यार, अरे यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तभी तो मिलेगी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है यार, चाहिए ज्वाइन कीजिए, फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर मैं 400-500 में पूरे साल की तैयारी करवा दूंगा बोर्ड की, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। नया बैच लॉन्च हो रहा है, परेशान मत होइए, पूरे वीडियो में दे दूंगा डेडिकेशन। एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे लाडलो, क्या यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश भाई साहब कहां से कहां तक है? अब यहाँ पे देखिए, अब बोर्डवा में गुरुजी अगर ये आ गया तो हम लोग कैसे करें? बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए या फिर इसे ही हूबहू छाप दीजिए। 2 नंबर से 1 नंबर पक्का, 2 नंबर का रहेगा, 1 नंबर आपको एग्जामिनर देकर जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे तो 2 में 2 देकर जाएगा, ना 2 में 2 तो 2 में 1.5 नंबर तो मिलेगा यार, कहीं नहीं गया है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। इसी को छाप दीजिएगा या फिर इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या में, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीयता की जड़ें
पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त रखना और उसकी रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य न केवल कर्तव्य है अपितु उसका क्या है, यह धर्म भी है। क्या है? धर्म भी है। यहाँ पे अगला बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा। क्या पूछा गया? भूमि का निर्माण भाई साहब किसने किया है, बताना है। भूमि का निर्माण किसने किया है और ये कब से है? तो आप लोग जब इसको शुरू में ही पढ़ेंगे ना, इस गद्यांश को जब शुरू में ही पढ़ेंगे तो यहीं पर एक मिलेगा, यहाँ पे छठा का आंसर है भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। तो राइट आंसर हो गया कि नहीं? अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ अब अगर मैं आपको अगला वाला पढ़ाऊंगा तो आप करते हुए चले जाएंगे। हर एक गद्यांश तैयार कर लीजिए। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना इससे बाहर कुछ भी पढ़ना है। 5 चैप्टर है, खत्म 5 दिन में खत्म यार। जो आपके सिलेबस में वही पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। परेशान मत होइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? यदि हम लोग भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता क्या हो, बलवती होगी। तो यानी इसका मतलब है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट, ठीक है ना, राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता होती है। क्या होती है? राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता होती है। नोट कर लीजिए, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है यार, नोट कर लीजिए, एकदम छापने वाले क्वेश्चन है ये सब। चलिए, वैसे इसका मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, परेशान मत होइए, आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला आपका गद्यांश क्या है? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब यहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? देखिए यहाँ पे है पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, अर्थात माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, यानी कि भूमि माता है और मैं उसका क्या हूं? पुत्र हूं। फिर नीचे है जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होंगे। अब ये पूरा क्या हो गया आपका? आ गया ये पूरा गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, थोड़ा आप इस पर गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई साहब इसके शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो मैं आपसे बोला कि जहां पर राष्ट्र दिखे तो समझ लीजिए वो क्या है आपका? राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का क्या है आपका? स्वरूप है। जहां पर राष्ट्र दिखे वो राष्ट्र का क्या है आपका? स्वरूप है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बस राइट आंसर इसका छाप दीजिए और आपको ज्यादा ही कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो या मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब इसका आंसर कहां से ढूंढेंगे? तो मैं आपको सिखा दिया। यहां पे देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण कौन करता है भाई साहब? राष्ट्र का निर्माण मनुष्य ही तो करते हैं ना। मनुष्य मतलब फीमेल और मेल कैंडिडेट, ठीक है ना, वुमेन, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए।
अगला यहाँ पे तीसरा वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? मतलब पृथ्वी यानी जो हमारी माता भूमि है और जन, जन मतलब जो लोग हैं, ये दोनों लोग भी हो गए और जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी निवास करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, सब कोई, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। अब राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र क्या है? भारत को अगर हम लोग बोले तो आप अगर कहते कि भाई साहब चले राष्ट्र के बारे में बताइए, तो आप ऐसे 2 शब्दों में नहीं बता लेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप बताते बताते बहुत सारी किताबें भर जाएंगे लिखते लिखते, लेकिन आप बता नहीं पाओगे इसके बारे में, मतलब बड़ा है कहीं ना कहीं। तो राष्ट्र का स्वरूप मतलब जैसे कि हम लोग हैं, नाक है, आंख है, हाथ है, पैर है, मुंह है, उसी प्रकार जो हमारा भारत है, राष्ट्र है, उसके पास बड़े बड़े क्या है? पर्वत है, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े चोटियां हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, ठीक है ना, नदियां हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं। तो ये सब क्या है? वो स्वरूप है उसका। जिस प्रकार हमारे लोग का हाथ, कान, नाक, मुंह है, इसी प्रकार पृथ्वी के पास क्या है? समुद्र है। तो आप ऐसे आप उसके बारे में बता सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर इसी में ढूंढना है, मैंने आपको बताया। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। किसके कारण प्राप्त करती है? जन के कारण ही प्राप्त करती है। मैंने यहाँ पे इसको बताया, कहाँ पे प्राप्त करती है? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका आंसर यही तो है ना। तो अब आंसर ढूंढने में तो आपको आसानी हो गई होगी, अब तो आसानी हो गई होगी। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं भाई साहब, ऐसे ही पढ़ाऊंगा एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको हर एक चीज समझ आएगी, छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, जितना हो सके पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। बस आप परेशान मत होइएगा, पूरा मन लगा के पढ़िएगा। बाकी मैं बैठा हूं तो यार किस बात की आपको चिंता करना है? बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक रेखांकित अंश है? यहाँ पे देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी का पुत्र है, यानी कि माता भूमि है। पुत्रो हम पृथ्वीया, यानी कि भूमि माता है और मैं उसका क्या हूं? पुत्र हूं, ठीक है ना। इसी का क्या करना है? व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या में क्या लिखेंगे? जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। मतलब हम लोग कहाँ से पैदा हुए थे? हम लोग तो अपने मम्मी के कोख से जन्म लिए हैं ना, और जब हम लोग छोटे रहते हैं तो मम्मी हम लोगों का पालन पोषण करती है, देखभाल करती है, खाना खिलाती है, गाय का दूध पिलाती हैं, तब जाके हम लोग बड़े होते हैं। अब तो कम्प्लान पिलाया जाता है, हॉर्लिक्स, ठीक है ना, तब जाके बड़े होते हैं। लेकिन पहले के लोग देखो तब भी बहुत अच्छे होते थे, बड़े होते थे। अब आजकल के क्यों बच्चे जो है बहुत ही कम विकास करते हैं? क्योंकि आजकल खाद्य सामग्री में बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, वो भी क्या है? बहुत ही हानिकारक होते हैं। और उसी प्रकार जो पृथ्वी माता है वो भी हमारा क्या करती है? लालन पोषण करती हैं, ठीक है ना। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। यानी पृथ्वी की जो पृथ्वी है मिट्टी होती है, धूल में खेलते हैं हम लोग जब छोटे रहते हैं, हम इसकी हवा में सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान ही हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? एक पुत्र है। बात समझ आया? चलिए उसके बाद ग वाला यहाँ पे पूछा गया गद्यांश है। क्या पूछा गया गद्यांश है? जरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा वाला गद्यांश है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। जन का प्रवाह अनंत है होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य को रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है और जन की संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के
अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। क्या होता है? निर्माण करना होता है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं। सबसे पहला बना है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। अब तो आप इसका आंसर यार आसानी से दे दोगे, मुझे बताने जरूरत नहीं है। ढूंढ लो। जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका आंसर यहीं से दे दिए कि नहीं? दे दिए कि नहीं? कहीं से हम लोग बाहर लेकर आए? नहीं। तो जन का प्रवाह कैसा होता है? अनंत होता है, बस अनंत होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आप देखिए जन का प्रवाह कैसा होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया यहां पे, पाठ का शीर्षक और सर लेखक का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग भाई साहब करके आओ। और हिंदी में 95 में टारगेट करेंगे, 100 में 95 नंबर आपका फिक्स होगा, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो आप देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल है। कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, कहां से कहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या है देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक रेखांकित, जहां से जहां तक रेखा खींचा गया है ये पूरा पूरा आपको बताना है। जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर आपको भुवन अमृत से भर देती है, यहां से यहां तक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या हो जाएगा? आप लोग सीधा लिखेंगे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीव भी क्या रहेगा, या जीवन भी क्या रहेगा? अमर रहेगा। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सूर्य की रश्मियां होती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर होता है। सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से ही राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होता है? अमर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता चलूंगा, परेशान मत होइएगा। घाटों का निर्माण आशय क्या? तो घाटों के निर्माण से आशय होता है कि जन या मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। ठीक है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन देखो क्या है, संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो संततवाही का मतलब होता है सदा प्रवाहित होने वाला या अस्थाई, सदा प्रवाहित या अस्थाई होता है। संततवाही का मतलब क्या होता है? सदा प्रवाहित या अस्थाई होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो राष्ट्रीय जन का जीवन जो सर अमर है ना, वो तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तभी तक जन का जीवन भी क्या है? अमर होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब तक, एक बार मैं अपने आप को हाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे दिखा दी जाए, जब तक सूर्य की जो रश्मियां हैं यानी सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या होता है भाई साहब? अमर होता है। ठीक है ना? याद हो गया यहां तक? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है साहब? तो जन के प्रवाह के तात्पर्य से होता है लोगों का झुकाव। मतलब जन का प्रवाह का मतलब क्या होता है? तो जन का प्रवाह का मतलब होता है लोगों का झुकाव। बस याद कर लीजिए, छोटे छोटे चीजें हैं, आपके बोर्ड में 2-2 नंबर आएंगी और 2-2 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। हिंदी में पास मार्क का 33 नंबर, लेकिन 33 नहीं टारगेट करना, 100 में 100 टारगेट, 95 टारगेट लेकर आना। ठीक है ना? उसके बाद घ वाला यहाँ पे है, घ क्या है यहाँ पे देखिएगा, घ यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है।
बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूपों में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। और जन के विपट का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश क्या है, अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। पृथ्वी पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन मिलते हैं। जन की विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती हैं और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब यहाँ से भाई साहब क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब तो आप लोग क्वेश्चन करना जान गए होंगे, कैसे इसका आंसर देंगे। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम सीधा बता दीजिएगा कि वासुदेव अग्रवाल लेखक है, शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है ना। राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। मैंने जैसा बताया वैसे ढूंढते चले जाइएगा। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब कहां से कहां तक करना है जरा इसको देख लीजिए। यहाँ पे यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोपन समझना चाहिए। जन के विटप का पुष्प संस्कृति है। ठीक है ना। यहां से यहां तक आपको बताना है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, एक लाइन में हम लोग देख लेंगे एक नजर में। मैं इसको थोड़ा हाईलाइटेड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्र के संपूर्ण रूप में संस्कृत का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि भूमि का जन होता है। ठीक है ना। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जीवन की शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, और यही क्या है? संस्कृत है। ठीक है ना। वही क्या है? संस्कृति है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? संस्कृति का क्या तात्पर्य है? संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो संस्कृति का तात्पर्य है सभ्यता। किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही क्या है? संस्कृति है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जितना सौंदर्य छिपा हुआ है? मतलब कि लेखक ने कहा है कि जो संस्कृति है इसी के सौंदर्य में ही, इसी सौंदर्य में ही जीवन का सौंदर्य हमारा छिपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा शौर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में क्या करती है? निवास करती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला है कि बोल रहा है, देखिए इस गद्यांश का आपको आंसर देना है।
पढ़ ले, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, ठीक है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन के को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे कभी नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र मुक्तेत अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और प्रबलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में क्या है, असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसा उदार भावना को क्या होना चाहिए, संचालित होना चाहिए। ये तो भाई साहब आपका क्या हो गया, गद्यांश हो गया। अब इस गद्यांश से प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके एग्जामिनर चाचा पूछेंगे। देखिए सबसे पहला क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो मैंने आपको बता दिया लिखने का तरीका बहुत ही कम शब्दों में और बिना दिमाग लगाए हुए कुछ भी। प्रस्तुत गद्यांश का वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित, प्रस्तुत गद्यांश वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध क्या है, उद्गृत है। मतलब कुछ प्रकार, कुछ किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जो नहीं कि एक ही चीज लिखिए, आप अलग अलग अपने विचारों के हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहां से कहां तक, किसी जन को पीछे छोड़कर से लेकर असमर्थ रहेगा। देखिएगा अब जब आप इसका आंसर दे रहे हैं ना, तो आप या तो अगर नहीं आ रहा है अगर आपको एग्जाम में तो हूबहू छाप दीजिएगा। अगर इसको हूबहू छाप देंगे तो 2 नंबर का अगर है तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर जरूर दे देगा, ठीक है ना। अगर इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे, थोड़ा अच्छे से लिख दोगे तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। यदि आप और अच्छे से लिख दीजिए कि हाँ 100% सर लिखना है जैसे आपने बताया है, तो 2 में 2 का आपका टारगेट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र उसे क्या करेगा, प्रभावित होगा, या फिर उससे सभी राष्ट्र क्या होंगे, प्रभावित होंगे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया था, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुधि क्यों लेनी चाहिए। तो इसमें सीधा इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछले गद्यांश में देखा था वही अब यहाँ गद्यांश पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। राष्ट्र के विकास में सभी का समान सहभागिता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, समस्त देशवासियों में समन्वय का भाव होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समान निष्ठा होनी चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब कि इस राष्ट्र पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस धरती पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है क्योंकि सभी जन पृथ्वी माँ के पुत्र हैं। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वस्तुओं का उपभोग करने का सभी को समान अधिकार है, ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति पैदा करती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहती हैं। जिस प्रकार जन के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्रों में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार जीवन की अनेक विधियां राष्ट्र की संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखमय रूप होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जन और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, सॉरी जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो जंगल में अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति होते हैं,
ठीक है ना। लेकिन जो राष्ट्रीयजन है इसमें संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें लिख देंगे जंगल और राष्ट्रीयजन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए भी एक साथ रहते हैं, चाहे जंगल हो या फिर राष्ट्रीयजन है, दोनों विविधता है लेकिन दोनों एक साथ मिलकर ही राष्ट्र को बनाते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, दूसरा वाला क्या पूछा गया, विभिन्न संस्कृतियों के मिलने की तुलना किससे की गई है। तो विभिन्न संस्कृतियों के मिलने की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। तो अदम्य का मतलब होता है प्रबल या प्रचंड होता है, अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोध न करने वाला होता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए है क्या यहाँ पे भाई साहब रेखांकित अंश की व्याख्या, जरा ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक करना है, समन्वित जीवन ही राष्ट्र का सुखवर्ण रूप होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में क्या रहेंगे, सफल हो सकते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर डायरेक्ट लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है झ वाला, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों से प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूटती है, वे अनमोल हो जाती हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन पत्थरों का सदा कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा, ठीक है ना। से लेकर कहाँ तक पोषण मिलता है। तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग, इसका डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे धरती माता के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल क्या है, कोष है और अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जुड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से हम इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को धातुओं को क्या होती रहती हैं, पोषित हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बना हुआ है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गर्भ में
अनेक प्रकार के रत्नों को धारण की हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो मैंने बता दिया कि आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। अब आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी यार, 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होगा। आपको हर एक पॉइंट पढ़ना है और जितने मैं बताया हूं बस इन्हीं को पढ़ के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए और आपको ज्यादा ही कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आर्थिक विकास के लिए हमें क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जांच पड़ताल आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं? अमूल्य निधियां धरती माता की गर्भ में यानी कि कोख में भरी हुई हैं। अब कोख का मतलब होता है जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है, उसी प्रकार अब बच्चा माँ के लिए तो वो बहुत ही अनमोल रत्न है ना, हीरा ही है कि नहीं, तो उसी प्रकार धरती माता की कोख में बहुत सारे रत्न भी भरे पड़े हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका गद्यांश क्या है? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को क्या करेगा? स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से भरे हुए राष्ट्र के लिए क्या है? स्वास्थ्यकर है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पे क्या पूछा गया? गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहां से कहां तक? यद्यपि बाह्य रूप से लेकर आनंदित होता है तक क्या करना है आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसका क्या लिखेंगे? लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। ये संस्कृतियां साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद, प्रमोद आदि अनेक रूपों से क्या है? मुखरित होती हैं। बाह्य रूप से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती है, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक आत्मा होती है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्न चित्त होता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करके उससे क्या होता है? प्रसन्न चित्त होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करती हैं? तो इसका आंसर क्या देंगे? राष्ट्रीय साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को क्या करती हैं? प्रकट करती हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा देखिएगा इस पे। प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है। इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा जाकर यार पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में, 1 रुपया नहीं देना है, जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? तो विश्वव्यापी आनंद का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, पुर और गांव, जंगल और नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यहाँ पे भरे हुए रहेगा, भरे हुए हैं, ठीक है ना। ये जन
अपने ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक कर्मों धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान चित्र है और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई साहब? माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती हैं? तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। पहले का आंसर हो गया। बात समझ आई? उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंगों के साथ लेकर चलना अनिवार्य है, किसी को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद यहाँ पे बताना है आपको सौहार्द और प्रांगण शब्दों का अर्थ बताना है। तो सौहार्द का अर्थ सच्चे हृदय वाला और प्रांगण का अर्थ क्या होता है? मैदान। क्या अर्थ होता है? मैदान या क्षेत्र बढ़ सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कहां से कहां तक भाई साहब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है? यहां से यहां तक। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है से भरे हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा पृथ्वी का विस्तार अनंत है, पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल है और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से क्या हुए? भरे हुए हैं। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम? भाई साहब पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव सड़गरवाल। कितनी बार समझाएं? याद हो गया होगा। पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो माता अपने पुत्रों को समान भाव से रखती है। बस हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस यही पढ़ लीजिएगा। समान अधिकार का भागी कौन है? पृथ्वी पर निवास करने वाला हर एक व्यक्ति समान अधिकार का भागी है। बस काम खत्म। नीचे चले आइए। पृथ्वी का विस्तार अनंत तक है। बिल्कुल, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत तक है। मतलब पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत तक है? तो पृथ्वी पर जनों का विस्तार क्या है? अनंत तक है। निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत तक है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ, तो अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात असीमित, और जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 पूरा का पूरा मैंने क्लियर किया है। सभी इसे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे भाई साहब। हर एक चैप्टर को मैं पूरा करवा दूंगा। पेड बैच से है तो बिल्कुल आपका पूरा आपका हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम से या फिर हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं एसकेएम स्टडी। और साथ ही साथ यार 300-400 में पूरे साल की तैयारी करवा देंगे। चाहिए यार, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।